हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित एक फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले का यूज अधिकतर क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, देन कुछ हमारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें हमको फॉर्मूला मेकिंग बताना है। आपको नाम दिया जाएगा तो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला दिया जाएगा तो उसका आपको नाम बताना है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चंस का सेट है आगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक में आपके कुछ पीछे के क्वेश्चंस है और कुछ आपके सॉल्व एग्जांपल्स है, और देन कुछ क्वेश्चंस में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे और उससे हमको मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकालने के लिए भी पूछेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, हमको क्या है, फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं पहले समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे बस हमको फटाफट लिखना है। सोडियम ऑक्साइड हमारा पहला कंपाउंड है, तो सोडियम हमारा पॉजिटिव आयन Na+ होता है, ऑक्साइड हमारा O2- होता है, तो ये कैटायन की लिस्ट में है, +1 वाले लिस्ट में, ये एनायन की लिस्ट में है। ठीक है, ऑक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब ये जो ऊपर के जो चार्ज है बच्चों, ये प्लस के साथ कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो आपस में अदला बदली कर देते हैं चार्ज, और नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अलग नंबर होते हैं तो चार्ज क्या आपस में एक्सचेंज कर देना है। तो ये 2 तो लगेगा इधर और ये 1 लगेगा इधर, मतलब 1 लगाने की जरूरत हमको नहीं है, तो ये हो जाएगा Na2O बच्चों। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O। उसके बाद है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम हमारा पॉजिटिव आयन है, +3 वाले ग्रुप में आता है, तो एल्यूमिनियम 3+, यानी क्लोराइड होता है Cl-। अगेन ये 1 इधर लगाने की आवश्यकता है नहीं, 3 लग जाएगा Cl के नीचे, तो AlCl3 हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगेन सोडियम सल्फाइड, ध्यान देना IDE है, तो ये अकेला S एक ही सिंबल आएगा इसमें, समझ में आ गया। जिसमें भी IDE से एंडिंग होती है ना, IDE और 8 से एंडिंग होती है तो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप बनता है। तो सल्फाइड S2- और सोडियम आयन Na+, मतलब बदली कर देंगे चार्ज की, तो ये 2 तो इधर लग जाएगा और 1 को यहां लगाने की जरूरत हमको नहीं है, तो ये हो जाएगा बच्चों Na2S। जैसे बिल्कुल ऑक्साइड का था वैसे ही सल्फाइड का हो गया। क्लियर है। अगला हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg होता है +2, ये सेकंड नंबर ग्रुप में आता है, +2 चार्ज। ठीक है, तो +2 हो गया इसका चार्ज। और हाइड्रोक्साइड होता है OH-, हाइड्रोक्साइड है OH-। ठीक है, ये मैंने एनाइन की लिस्ट में लिखवा रखा है। अब क्या होगा, तो ये 1 तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, और 2 कहां लगना चाहिए, नीचे। लेकिन बच्चों यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं है, ग्रुप हो गया, पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। तो जब भी ग्रुप होता है तो कोई भी नीचे नंबर लगेगा तो इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद ही लगेगा। तो Mg के साथ हमको नंबर 1 लगाना, मतलब नहीं जरूरत है लगाने की, तो Mg ऐसा कैसा। और OH के नीचे लगेगा ब्रैकेट में 2, तो OH होल ट्वाइस पढ़ेंगे इसको, तो फॉर्मूला हो गया हमारा MgOH होल ट्वाइस। क्लियर है। चलिए, अब हमको उल्टा काम दिया हुआ है, यहाँ पे हमको केमिकल नेम दिए थे, फॉर्मूला बनाना था। यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिया कंपाउंड्स का और नाम लिखना है, तो समझ में आ गया। चलिए, तो बहुत आसान है। शुरू में देखो, जो शुरू का जो एलिमेंट है उसका नाम ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर लगाओ। ये एल्यूमिनियम, ये कैल्शियम, ये पोटेशियम, ये पोटेशियम, ये कैल्शियम। ठीक है, और आगे के जो एनायन है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। SO4 सल्फेट आयन होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, नंबर लगा उससे कोई मतलब नहीं है। एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, Cl होता है क्लोराइड आयन, पोटेशियम सल्फेट SO4 सल्फेट आयन होता है, पोटेशियम सल्फेट। NO3 होता है बच्चों नाइट्रेट आयन, पोटेशियम नाइट्रेट। NO2 होता है नाइट्राइट, NO2-। ठीक है, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CO3 होता है कार्बोनेट आयन, NO3- नाइट्रेट आयन, SO4 सल्फेट आयन, Cl- क्लोराइड आयन, ऊपर हम देख चुके हैं ये वाला, एंड SO4 सल्फेट आयन। ठीक है, तो इन्होंने कंपाउंड बना के दे रखे हैं हमको और उनके नाम लिख रहे हैं, तो नाम लिखना बहुत आसान है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत 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 सिंपल है। क्या कहता है, आपको यहाँ पे एक तो मॉलिक्यूल दिया है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल, और एक दिया फॉस्फेट आयन। पूछा गया कि इनमें कितने एटम्स है, गिन के बता दो। तो एटम्स देखो, हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1, टोटल 3 हो गए, तो हमने लिख दिया 3 एटम। यहाँ पे एटम कितने हो गए, देखो फास्फोरस 1 और नीचे हो गया ऑक्सीजन के 4 एटम्स। ऊपर 4 से नहीं गिनना है, तो 4 और 1 5, तो 5 एटम हो गया। तो बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में, एटम में, समूह में जितने एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में, आयन में, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाता है। समझ में आ गया। तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है, ट्राई एटॉमिक हो गया, ये पॉली एटॉमिक हो गया, एटॉमिसिटी 5 हो गई। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमको इनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बच्चों मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन एटम के मुकाबले कितना गुना ज्यादा हैवी है।
हाइड्रोजन की तुलना करते हैं, हाइड्रोजन से तुलना करते हैं उसकी। और एक हाइड्रोजन एटम का मास मैं बता चुका हूँ, एक एएमयू या फिर यू यूनिट बोलते हैं उसको, एक एटॉमिक मास यूनिट यू। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, समझ में आ गया। तो हमको सभी एलिमेंट्स के मासेस, हमको एटॉमिक मासेस की मैंने टेबल लिखवाई थी, पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूं फटाफट से, आप लोग सुन लेंगे सिर्फ ध्यान से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यू होता है या 1 एएमयू। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम का होता है 4 एएमयू। हीलियम के बाद आपको ज्यादा काम आएगा कार्बन का, कार्बन का होता है बच्चों 12 एएमयू। उसके बाद नाइट्रोजन का 14 एएमयू, ये एटॉमिक नंबर से डबल ही है लगभग, ठीक है। फिर नाइट्रोजन के बाद में आ गया ऑक्सीजन 16 एएमयू। फिर फ्लोरीन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम आएगा यूज। नियॉन हमारा नोबल गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपाउंड नहीं बनाता। सोडियम से अभी अगला 11 नंबर सोडियम। सोडियम का होता है बच्चों 23, उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके डबल से एक ज्यादा, एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 का डबल कर दिया 22, एक ज्यादा है 23। मैग्नीशियम का 24 है। तो बच्चों जो ऑड एटॉमिक नंबर है उसका डबल से एक ज्यादा हो रहा है लगभग, और जो इवन एटॉमिक नंबर है उसमें लगभग डबल ही हो रहा है। तो मैग्नीशियम का फिर 24 हो गया। फिर मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम का 27 हो गया, ये ऑड हो गया तो डबल किया, 13 2 26 और एक 27, ठीक है। तो 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है, एटॉमिक मास उसका हो गया 27। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा सिलिकॉन, उसकी जरूरत नहीं है, बहुत ही कम कंपाउंड होंगे, यहाँ नहीं होंगे, आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है वो। सिलिकॉन के बाद हमारा फास्फोरस आता है, फास्फोरस का होगा बच्चों 31। उसके बाद सल्फर का 32, सल्फर के बाद क्लोरीन का 35.5 डेसिमल में है ये, ठीक है। फिर क्लोरीन के बाद में आर्गन नोबल गैस है, उसका नहीं लेना अपने को। उसके बाद पोटेशियम कैल्शियम का लेना, पोटेशियम का 39 होता है और कैल्शियम का होता है बच्चों 40, ठीक है। तो ये कुछ है हमारे जाने माने, तो इन्हीं में जाकर कवर हो जाएंगे हमारे, क्लियर है कि नहीं। देन उसके बाद थोड़े बड़े एलिमेंट्स भी हमारे, आयरन है उसका 56 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, जिंक का 65 होता है, मर्क्यूरी का 201 होता है, सिल्वर का 108 होता है। तो ये कुछ और भी एडिशनल एलिमेंट्स हैं जिनके हम एटॉमिक मासेस की हमको जानकारी होनी चाहिए। चलिए वाटर, अब देखो हाइड्रोजन के दो एटम है बच्चों, हाइड्रोजन के दो एटम है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 एमयू और दो है तो इंटू 2 कर दिया हमने, जितने एटम्स उससे इंटू कर देंगे तो 2 हो जाएगा ये मिला करके। और ऑक्सीजन का तो सबको प्लस करना है, तो हाइड्रोजन के दोनों ले लिए प्लस, तो ऑक्सीजन का एक एटम इसका मास होता है 16 एमयू, तो ये हो गया 2 + 16 हो गया 18 यू या एमयू, ठीक है। चलिए उसके बाद HNO3, तो यू का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास, यू क्या होता है यूनिफाइड मास, तो ये प्रोटॉनिक मास के बराबर ही होता है यू यूनिट जो, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट को हम यू भी बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। अब H का एटॉमिक मास हमारा 1 AMU है, नाइट्रोजन का होता है 14 तो प्लस 14 कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, और ऑक्सीजन का 16 होता है और ये 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 एटम से, तो 16 3 जा, तो 16 3 जा 48 और 14 और 1 15, 15 को 48 में ऐड किया तो वी विल गेट 63। समझ में आ गया, ये आ गया हमारा नाइट्रिक एसिड का HNO3 का आ गया। H2 बहुत आसान है, H का 1 होता है, 2 से 2 कर दो 1 2 जा 2U हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 2 जा O2 मॉलिक्यूल, 16 2 जा 32U हो गया। क्लोरीन मैंने बताया था, क्लोरीन का भी डेसिमल में होता है, डेसिमल बच्चों दो ही हैं आपके, एक तो कॉपर का है वो भी सी से ही एलिमेंट है, क्लोरीन का भी सी से, तो क्लोरीन का 35.5 और कॉपर का जो है वो 63.5 है, ठीक है कि नहीं है, ओके। क्लोरीन 35.5 और 2 टाइम्स करना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हो गए तो 35.5 2 जा, तो ये होता है बच्चों 71, क्योंकि 35 का डबल 70 होता है, हाफ का डबल 1, तो 70 और 1 71 हो गया 71 यू। इसके बाद CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक ही एटम है तो 12 उसका एटॉमिक मास, ऑप्शन के 2 है तो प्लस करेंगे 16 2 जा 32 32 प्लस 12 हो गया 44 AMU या U। C2H6 होता है बच्चों इथेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इथेन है, ये इथीन है, ठीक है कि नहीं है। तो कैसे बनते हैं, नेमिंग कैसे होती है, वो सब 10th क्लास की बात है, सिर्फ आपको यहाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कार्बन का दो एटम है, एक एटम का मास 12 तो 2 का 12 2 जा 22। हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 AMU और 6 है तो 1 6 जा 6, तो 6 + 24 ये हो गया बच्चों 30, ठीक है। इसी प्रकार से C2H4, C2 का अगेन 12 2 जा 24 और हाइड्रोजन 4 बार है तो 1 4 जा 4, 24 और 4 हो गया बच्चों 28। क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो बहुत आसान है मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर मास निकालना, ठीक है। और भी हमारे दो, अगला हमारा अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, N का होता है बच्चों एटॉमिक मास 14, तो ये ले लिया 14, और हाइड्रोजन के 3 एटम्स रिपीट हो रहे हैं तो प्लस किया 1 × 3, 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का इंटू 3 टाइम्स, 14 + 3 हो गया 17U। ये है बच्चों मिथेनॉल, जहरीली शराब है ये, समझ में आ गया कि नहीं, वुड स्पिरिट भी बोलते हैं मिथेनॉल। चलिए तो इसमें देखो कार्बन का एक ही एटम है तो C हो गया हमारा कितना 12, 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के 3 है
और एक अलग से लास्ट में, तो मैं दो अलग अलग ही लिख दिया। हाइड्रोजन के 3 है तो 1 into 3 प्लस ऑक्सीजन का एक ही है तो प्लस 16 और हाइड्रोजन का वापस एक है तो वापस एक। 16 और 1 ये 17 हो गए, 3 1 जा 3 हो गया 12, 17 और 3 20 और 12 32 U। समझ में आ गया? तो मिथेनॉल का हो गया 32 U। तो ये हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास 10 कंपाउंड से, सारे टेक्स्ट बुक में आपको दिए थे एग्जांपल्स में। चलिए अब मैंने बताया था बच्चों कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। जैसे कि मैंने बताया था एक तो एसिटिक एसिड का बताया था, और एक मैंने डायमर बना लेता है, 2 यूनिट चिपक जाते हैं आपस में। और एक और मैंने बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जुड़े हुए होते हैं, नमक हो गया जैसे NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं ना वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं बनाते, तो इनका हम जो इसका जो केमिकल फॉर्मूला लिखा गया है उसको हम एक यूनिट मानते हैं। तो उसके एक यूनिट का के अंदर जो भी एटम्स उन सबके मासेस का सम होता है फॉर्मूला यूनिट मास, उसके फॉर्मूले से निकालते हैं हम, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से नहीं निकालते। क्लियर? तो यहाँ पे शब्द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर्मूला यूनिट मास। चलिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम का हमारा जो एटॉमिक मास होता है बच्चों वो होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इनको ऐड कर देंगे 0.5, ऐसा कैसा आ जाएगा? 35 में 23 ऐड किया तो होता है 58, तो 58.5 U हो गया। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40, ये लिख दिया 40 प्लस। क्लोरीन के दो एटम है, एक का होता है 35.5 तो इंटू 2 कर दिया, ये होता है 71। 71 में 40 जोड़ तो एग्जैक्टली 111 आ जाएगा, 111 U। क्लियर है? कैल्शियम क्लोराइड। अगला है जिंक ऑक्साइड, जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, आयरन का बिल्कुल उल्टा, आयरन का 56 होता है, इसका 65 है, बस क्रम बदल देना। ठीक है ना? और ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड कर दिया तो 81 U आ जाएगा। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का होता है बच्चों 23 और ये दो बार लेना है तो 23 2 जा 46 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 46 में 16 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 62 U या AMU। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम का मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था 39 होता है, और ये दो एटम्स हैं, K2 है ना, तो 39 2 जा 78 हो जाएगा। कार्बन एक ही है तो प्लस का 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 3 जा लेना क्योंकि 3 है तो 16 3 जा, तो 16 3 जा 48, ये 12 और ये 78। पहले 78 में 12 जोड़ लेते तो ये 90 हो जाएगा, 90 में 48 जोड़ा तो ये आ जाएगा 138 U। क्लियर है? इस प्रकार से हमने एक फॉर्मूला यूनिट मास भी निकाल लिए। ठीक है। अब बच्चों एक बहुत जरूरी डिफरेंस समझेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है। तो मॉलिक्यूलर मास में पूरा शब्द आ रहा है मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया? और मोलर मास का मतलब होता है कि एक मोल मॉलिक्यूल ले ले उनका मास, और एक मोल में हमको पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? तो मान लीजिए पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। समझ में आ गया? पानी का एग्जांपल, तो अगर मैं वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास निकालूं तो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, और पूरे एक मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स ले लूं, उन सबका वजन निकालूं इकट्ठा तो कहलाएगा मोलर मास। तो मोलर मतलब एक मोल का मास एक मॉलिक्यूल का, तो मोलर मास ज्यादा होता है, ये ग्राम में आएगा और ये यू में आएगा। भाई ये तो बहुत छोटा होगा, एक ही मॉलिक्यूल का मास है, और ऐसे क्या है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास निकालूंगा तो वो फिर ग्राम में आ जाएगा। मैंने बताया था ना एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लो तो वही मोलर मास हो जाता है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का एक ही मॉलिक्यूल लेना है और इसकी यूनिट यू या एमयू लिखेंगे, ये छोटा होता है। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा भंडार, कितना एवोगाड्रो नंबर के बराबर, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, या फिर मास ऑफ कितना, इतने सारे 6.022 into 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के इतने सारे एटम्स का मास ले लो या फिर इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास ले लो, उसी को मोलर मास बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम में होगी। तो फॉर एग्जांपल पानी है, अगर एक मॉलिक्यूल का मैं मास लेता हूं H2 तो भी निकाला था हमने, 2 1 2 2 प्लस 16 18 यू लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, तो ग्राम लगा दिया ना तो एक मोल का हो गया, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर वाटर मॉलिक्यूल के तो 18 ग्राम वजन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों फर्क समझना। तो कभी भी बच्चों अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो यू लिखेंगे यूनिट में, और अगर मोलर मास पूछा है तो ग्राम लिखेंगे। कोई पूछे कि भैया बताओ मॉलिक्यूलर मास बड़ा होता है कि मोलर मास, तो मोलर मास बड़ा होता है, मोल क्वांटिटी बहुत बड़ी संख्या होती है, तो मोलर मास इज ऑलवेज मोर देन मॉलिक्यूलर मास, वो यू में होगा ये ग्राम में होगा। और हम देख चुके हैं एक यू कितना होता है, एक यू होता है प्रोटॉन का मास 1.672 into 10⁻27 किलोग्राम, बहुत बहुत छोटा होता है जबकि काफी बड़ा है। ठीक है ना? तो ये क्लियर है चीज डिफरेंस। उसके बाद हम देखते हैं
इनके हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। पहले भी सिखा चुका हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया था क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg होता है बच्चों +2 चार्ज, Mg2+, क्लोराइड Cl- होता है, अदला बदली हो जाएगी तो Cl का जो 1 है इधर लगाने की जरूरत नहीं होता, 1 कहीं नहीं लगाना पड़ता हमको, 2 इधर लग जाएगा, MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड Ca+2 होता है, ऑक्साइड आयन -2 होता है चार्ज, दोनों चार्ज बैलेंस हो गया, बराबर हो गया, तो दोनों के नीचे 2 2 लगाने की आवश्यकता नहीं। तो कभी भी दोनों का चार्ज बैलेंस हो जाता है तो नीचे हम चार्ज नहीं लगाते, ऐसा कैसा ले लेना। तो मान लो 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, 1 1 हो जाए, तो नीचे कभी कोई नंबर लगाना नहीं है। एक तो 1 नहीं लगाना, मैचिंग हो जाए, 1 सेम चार्ज हो जाए तो भी नहीं लगाना, तो CaO ऐसा कैसा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कॉपर नाइट्रेट। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, कॉपर के दो दो चार्जेस होते हैं, दो दो वैलेंसी, मैंने बताया था क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा है क्यूप्रस क्यूप्रिक तो हमेशा बड़ा वाला ले लेना। समझ में आ गया? हमेशा क्या ले लेना? बड़ा। तो क्यूप्रस नहीं लेंगे यहाँ पे क्या ले लेंगे? क्यूप्रिक ले लेंगे। और हमको पता है क्यूप्रिक आयन का जो चार्ज होता है कितना होता है? +2 होता है। तो कॉपर का हो गया +2 क्यूप्रिक वाला, और नाइट्रेट NO3- होता है, तो अदला बदली कर देंगे चार्ज की। तो ये 1 यहाँ लगाना है, मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, और 2 यहाँ लगेगा, और ये देखो पूरा समूह है, गुच्छा, ब्रैकेट में 1 करके नीचे 2 लगेगा होल ट्वाइस, तो Cu 1 लगाने की जरूरत नहीं है, और NO3 होल ट्वाइस। कॉपर नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, क्यूप्रस होता तो CuNO3 ही हो जाता, बट यहाँ नहीं लिखा है तो हम एक बनाएंगे, बड़ा वाला बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा चार्ज लेना। एल्यूमिनियम क्लोराइड थोड़ी देर पहले बनाया था हमने, Al3+ होता है, Cl-1, तो 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं है, 3 इधर लग जाएगा, AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी थोड़ी देर पहले बनाया था, Ca होता है बच्चों 2+ चार्ज, मैग्नीशियम की तरह ही, कार्बोनेट CO3 2-, दोनों का चार्ज परफेक्टली बैलेंस हो गया। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हुआ था वैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हो जाएगा, ये मार्बल होता है, चौक भी बोलते हैं इसको, CaCO3 हो जाएगा, दोनों का चार्ज में नीचे कोई नंबर नहीं लगेगा, बैलेंस होने से नहीं लगेगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों अब ध्यान देना, ये बच्चों जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसको अगर हम भट्टी में बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करते हैं ना, तो ये सॉफ्ट पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम चूना बोलते हैं, क्विक लाइम। समझ में आ गया? तो हिंदी में इसी को कली बोलते हैं, क्या? चूने को। समझ में आ गया? कली पता होगा आप लोग, चिनाई वगैरह के काम में भी यूज करते हैं इसको, व्हाइट वॉशिंग के काम में लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, CO2 गैस निकल जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चे बोलते हैं क्विक लाइम। तो आगे देखो नीचे अगला क्वेश्चन हमारा, उसमें पहला क्वेश्चन क्विक लाइम के बारे में है। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड के नाम दिए, कॉमन नाम दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, उन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो बताना है। तो क्विक लाइम बच्चों होता है, मैंने अभी बताया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, तो मैंने इसका केमिकल नेम लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछली वाली स्लाइड में, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये दिख गया CaO, यहाँ किया था ना मैंने CaO, तो हमने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया CaO। अब पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड है तो एलिमेंट के नाम कैल्शियम और ऑक्साइड नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव आयन का नाम तो सेम टू सेम ही आता है, कैल्शियम एटम भी होता है, आयन भी होता है, बट यहाँ ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन किससे बनता है? ऑक्सीजन एटम से बनता है, तो ये लिखेंगे कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्साइड नहीं लिख देंगे, समझे? एनायन का नाम बदल के लिखेंगे। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए इसमें? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन को मिलकर बनता है क्विकलाइन। इसी प्रकार से हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन और ब्रोमाइड लिख देंगे, हाइड्रोजन तो एलिमेंट ये रहा, और ब्रोमीन है ये, Br क्या? ब्रोमीन, ब्रोमीन एटम एलिमेंट है, और उसका जो आयन होता है Br- ब्रोमाइड आयन होता है। तो एनायन का नाम चेंज होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एलिमेंट का नाम पूछ रहा है वो, समझ में आ गया? और ये +1 होता है, ब्रोमाइड -1 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा चार्ज, तो HBr आ गया। बेकिंग पाउडर बच्चों, हम घर में जो मीठा सोडा यूज करते हैं वही बेकिंग पाउडर होता है, और उसका मेन कंपोनेंट होता है, वैसे तो दो अलग अलग चीजों का मिश्रण है, बट यहाँ पे एक्चुअली इनको बेकिंग सोडा देना चाहिए था। तो बेकिंग सोडा का जो मेन कंपोनेंट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो Na जो होता है ना, Na सोडियम, वो तो +1 होता है, Na+, और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-, तो ये +1 ये -1, तो बैलेंस हो गया, परफेक्टली NaHCO3 आ गया, कहीं कोई नंबर नहीं लगेगा, NaHCO3। अब इसमें अगर एलिमेंट की संख्या देखें तो 4 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, Na सोडियम है, H हाइड्रोजन है, C कार्बन है, O ऑक्सीजन है, तो लिख देंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए अगला पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम होता है बच्चों +1 चार्ज, और सल्फेट होता है -2, मतलब बदली हो जाएगी, तो +1 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, SO4 -2 का इधर 2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा K2SO4, पहले थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था पोटेशियम सल्फेट। चलिए एलिमेंट के नाम बताइए, K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। समझ में आ गया? तो ये थे हमारे क्या, हमको 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन के,
कि हमको नाम दिया था, नाम से हमको पहले तो केमिकल फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला लिखने के बाद में उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं मौजूद, उसके नाम लिखने थे हमको। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे हमको मोलर मास निकालना है बच्चों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोलर और मॉलिक्यूलर मास में फर्क बताया था। मोलर मास, एक मोल का मास होता है, ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास यू लगेगा। ठीक, चलिए तो तरीका वही है, कोई बस यूनिट का फर्क है। तो इथाइन, ये बच्चों इसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। ये गैस वेल्डिंग करते हैं ना, तो वहां पे सिलेंडर के अंदर ये गैस भरी जाती है। इस गैस को एयर के साथ थोड़ा सा मिक्सअप करके जब हम बर्न करते हैं तो लगभग 2,500 से 3,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है, जिससे कि हम मेटल्स वगैरह, धातु वगैरह को पिघला सकते हैं। वेल्डिंग के काम आती है, गैस वेल्डिंग के काम आती है इथाइन। इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। C2H2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 10th क्लास में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। चलिए तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास, सॉरी, तो यूनिट ग्राम आ जाएगी। समझ में आ गया? मोलिकुलर होता है तो यू लिखते हैं एक मॉलिक्यूल का। फिलहाल एक मोल ऐसे मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है, तो उनका मास ग्राम में आ जाएगा। और हमको मॉलिक्यूलर मास को ही निकालना है, तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। चलो कार्बन 2 है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 2 जा 22, 2 है ना। हाइड्रोजन भी 2 है तो 1 into 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ये 2 हो गया, ये 24, 24 है 2 ऐड किया तो 26 ग्राम, ग्राम में लिखेंगे। सल्फर मॉलिक्यूल होता है बच्चों S8, ये मैंने आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लिखवाया था, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। तो सल्फर का मॉलिक्यूल जो होता है S8 होता है, फास्फोरस का P4 होता है, दोनों का ही पूछा है इन्होंने। तो अब इसका मोलर मास निकालना तो ग्राम में आएगा। अब एक सल्फर एटम का जो एटॉमिक मास है वो 32 है और 8 है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के, तो 32 8 जा करेंगे तो 8 2 जा तो 16 का 6, कैरी लग गया 1, 8 3 जा 24 और 1 25, तो 256 ग्राम यदि हम क्या ले लें, सल्फर ले लें, तो उसके अंदर लगभग एक मोल सल्फर मॉलिक्यूल है। तो सल्फर मॉलिक्यूल जो है उसका जो मोलर मास है, एक मोल सल्फर 8 जो S8 मॉलिक्यूल है उसका वजन होगा 256 ग्राम। क्लियर है? चलिए फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है 31 और ये 4 टाइम्स करना है तो 31 4 124 ग्राम्स, ये मोलर मास हो गया फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका भी ग्राम में आएगा। तो हाइड्रोजन देखो एक ही है तो 1 प्लस क्लोरीन 35.5 होता है, 35.5 पे 1 ऐड करेंगे तो 36.5 हो जाएगा और ये ग्राम में ले लेंगे। सो दिस विल बी द मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड का थोड़ी देर पहले निकालता 63 लिखना, यू लिखा था, इस बार ग्राम लिख देंगे। तो मोलर मास नाइट्रिक एसिड क्या होगा, H मतलब 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 3 टाइम्स करेंगे तो 16 3 जा 48 और ये मिला के 15 हो गया, 14 प्लस 1 और 48 और 15 को ऐड करेंगे तो 63 आता है। ग्राम में लेना, मोलर मास निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो वही कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास यूनिट विल बी यू, मोलर मास यूनिट विल बी ग्राम। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज वाला कैलकुलेशन करना है। परसेंटेज आपने 8th क्लास में निकालना सीखा था। मान लीजिए आपके किसी टेस्ट में से 70 में से 58 नंबर आते हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? जितने आए ऊपर 58, कितने में से आए 70 में से 70 नीचे और इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो टोटल नीचे मिला क्या वो ऊपर और इंटू 100, समझ जाएगा। दिस वे वी कैन फाइंड द परसेंटेज। क्लियर है? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उसका पहला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब 0.25 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड है, कितना वजन में है वो 0.24 ग्राम है, ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। कंपाउंड किसका? ऑक्सीजन और बोरोन का। तो बोरोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बच्चों बोरोन ऑक्साइड होता है B2O3, क्योंकि बोरोन का चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन का होता है -2। लेकिन हमको यहाँ इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो बोरोन ऑक्साइड होगा, जैसे Al2O3 होता है वैसे ही B2O3 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, उसमें डिटेल में नहीं जाना। बोरोन का कंपाउंड है, बस इतना लिख दिया, तो हमने लिख दिया कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन, इसका कंपाउंड है। कितना सैंपल है? 0.24 ग्राम, नीचे मैंने वजन लिख दिया 0.24 ग्राम। फिर कह रहा है इसको एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब तोड़फोड़ करना। एनालिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहां पे कंपाउंड को तोड़ के उसके एलिमेंट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब सीधी बात है, बोरोन ऑक्सीजन का कंपाउंड था तो तोड़ फोड़ के हमको क्या मिलेगा? जिन दो एलिमेंट्स का बना हो तो ऑक्सीजन मिलेगी, बोरोन मिलेगा, तो उसको तोड़ दिया जी कंपाउंड को, बोरोन ऑक्सीजन को, हमको बोरोन अलग मिला, ऑक्सीजन अलग मिली। तो कह रहे हैं एनालिसिस के पश्चात पता लगा कि 0.096 ग्राम बोरोन मिला, तो बोरोन को नीचे लिख दिया मैंने 0.096 ग्राम बोरोन, बोरोन का सिंबल B है, एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिली 0.144। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना बच्चों तो इतना ही आएगा बिल्कुल। पहली बात तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये ऐसा जो होता है क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब एटम्स ना तो बनते हैं ना बिगड़ते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की पुष्टि हो रही है एक तो से।
लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है कि कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो बाय वेट। मतलब जो कंपाउंड है बोरोन ऑक्साइड, बोरोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, उसमें बोरोन का प्रतिशत कितना और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना, तो हमको अलग अलग दोनों का मास तो पता चले गया। तो चलिए परसेंटेज ऑफ बी मतलब बोरोन इन कंपाउंड, कंपाउंड में बोरोन की मात्रा कितनी है प्रतिशत के टर्म्स में निकालना परसेंटेज में। तो देखो टोटल कितना वजन था कंपाउंड का 0.24, ये लेफ्ट साइड में लिखा है ना टोटल, ये नीचे लिखना है। इसमें से बोरोन कितना है 0.096, ठीक है। तो 0.24 टोटल कंपाउंड, तो इसमें से 0.096 बोरोन और इंटू 100 कर देंगे। अब गौर करेंगे, हम पॉइंट को शिफ्ट करने वाले हैं। नीचे देखो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो मैंने 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ऊपर भी 2 डेसिमल राइट में शिफ्ट कर देंगे, बराबर शिफ्ट कर सकते हैं। तो 2 प्लेसेस ऊपर वाले को भी हिला दिया राइट में, 2 प्लेसेस इसको भी। ऊपर हो जाएगा बच्चों 9.6, कितना हो जाएगा 9.6, नीचे हो जाएगा 24, तो देखो 9.6 अपॉन 24 इंटू 100, यहाँ तक क्लियर है। अब ये पॉइंट हटा रहा हूं, नीचे 10 लग जाएगा, तो 100.10 हो गया, और ये हो गया 96 अपॉन 24, तो ये एक एक जीरो तो यहाँ कट जाएगा, तो 24 4 जा होता है 96, तो इसका आंसर आएगा 4, इसका आएगा 10, और 4 10 जा हो गया बच्चों 40%। और हमको पता है अगर एक चीज का प्रतिशत निकल गया तो दूसरे का भी निकल जाता है। तो अगर बोरोन हमारा 40% है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो होगा बचा कुचा है, भाई दो ही तो चीजें है ना। तो पूरा अगर बोरोन हमारा 40% है तो ऑक्सीजन 60% होगा, तो एक तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 में से घटा देना, जैसे होता है ना आपके 100 में से अगर आपके 80 नंबर आए तो कितने कट गए, कितने नहीं आए, 20 नहीं आए ना। इफ यू स्कोर्ड 80% यू लॉस्ट 20%, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से अगर बोरोन का परसेंट आ गया हमको, तो ऑक्सीजन का परसेंट क्या लिख देंगे 100 - 40 कर सकते हैं, तो सीधा 60 निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वही सेम तरीका, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड में निकाल के दिखा दिया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो टोटल देखो 0.24 था, इसमें से ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है 0.144, तो 0.144 इंटू 100 कर दिया, वही सेम प्रोसीजर। इसके 2 पॉइंट आगे किसका दूंगा, ऊपर वाले के भी 2 पॉइंट आगे किसका दूंगा, ये हो गया 14.4, नीचे 24 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 100 के नीचे 10 लगेगा, एक एक जीरो कटेगा, इधर 10 आएगा। और बच्चों ये 24 होता है ना, और ये 144 दोनों 12 से कटेंगे, तो ऊपर तो 12 का स्क्वायर है, तो 12 12 जा, और नीचे आएगा 12 2 जा, और दोबारा 2 कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स कटेगा, तो इसका तो आंसर 6 आएगा, और आगे 10 बचा तो 6 10 जा 60% आ गया। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे चलते हैं, तो हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। चलिए तो वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगले लॉ पे आधारित, हमने 2 लॉ पढ़ते हैं ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और दूसरा क्या था हमारा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड में जब भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं बाय मास, मास का रेशियो फिक्स होता है। चलिए अब अगला क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। When 3 ग्राम कार्बन इज burnt in 8 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन को जलाया जा रहा है, जलाने का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, ऑक्साइड बन जाएगा। तो when 3 ग्राम कार्बन इज burnt in 8 ग्राम ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 11 ग्राम से CO2 इज प्रोड्यूस। तो देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुकूल ही है, क्योंकि देखो 3 ग्राम कार्बन जल रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 8 और 3 11 हो गया, तो 11 ग्राम ही मिलेगा जो मिलेगा हमको। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको रिएक्शन फॉर्म में लिख देते हैं नीचे, देखो कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 बर्न हो रहा है, बर्निंग के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बन गया। क्लियर है, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब ध्यान देना बच्चों, यहां ना जो शुरू में नंबर होता है बैलेंसिंग नंबर, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है शुरू में नंबर और कुछ नहीं है, तो मतलब हम 1 1 1 लगा सकते हैं। तो शुरू में जो नंबर होता है वो हमारे मोल होते हैं, क्या होते हैं हमारे मोल। तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, इसको पढ़ सकता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसको पढ़ सकता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक एक मोल। तो जैसे मान लो एक एटम कार्बन का, ये एक ले लूं, ये एक और ले लूं मॉलिक्यूल, तो ये एक बनेगा, ये 2 ले लूं, ये 2 ले लूं, तो ये 2 बनेंगे, ये 50 ले लूं, ये 50 ले लूं, तो 50 बनेंगे। तो अगर ये मैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लेता हूँ 1 मोल, ये भी 1 मोल ले लूंगा तो ये भी 1 मोल बनेंगे, क्योंकि बराबर ही है ना तीनों, ये एक कंबाइन होता है इस एक मॉलिक्यूल के साथ, तो एक ही मॉलिक्यूल बनता है ना, तो तीनों एक 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 है, तो तीनों 100 होंगे, तीनों 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो ये तीनों एक एक मोल है। समझ में आता है, शुरू में जो संख्या लिखी हुई है इसको मोल बना सकते हैं। ये 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 1 मोल CO2, ये समझ में आ गया। और 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर कणों की संख्या। तो यहाँ कार्बन में इतने एटम्स होंगे, ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और CO2 में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए अब हमको पता है बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास, तो 1 मोल का जो वजन होगा कितना होगा 12 ग्राम, पता है ना हमको, मैंने बताया था मोलर मास, 1 मोल का वजन 12 ग्राम। यहाँ पे 1 मोल का वजन बताओ 16 टू 32 है, तो ग्राम में आ जाएगा। यहाँ 1 मोल का वजन बताओ, ये 12 है, 12 और ये 16 टू 32, 32 प्लस 12 44 ग्राम, हमने सबका वजन निकाल लिया। तो बच्चों 12 ग्राम कार्बन जो है वो कंप्लीटली
32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और 44 ग्राम बनता है हमको, क्या बनता है हमको, 44 ग्राम CO2 बनता है। तो ये जो ऊपर जानकारी दी ना, 3 ग्राम कार्बन को जलाया जाए 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में तो 11 ग्राम CO2 बनेगी, आया कहां से वो बता रहा हूं मैं। अब ये तीनों जो होता है सिंपलेस्ट रेशियो में अगर इसको देखा तो 4 से कटता है, ये 4 3 जा कटेगा, ये 4 8 जा, 4 11 जा, तो अगर ये 3 ग्राम ले लेता हूं, ये 8 ग्राम ले लेता हूं तो ये 11 मिलेगा। तो यही किया इन्होंने। तो इन्होंने देखो कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन होंगे, जब भी जुड़ेंगे ऑक्साइड बनाने के लिए किस रेशियो में कंबाइन होंगे, तो इनका मास रेशियो देख लेते हैं। तो कार्बन इस टू ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या बताओ, अगर ये 12 लगता है कार्बन तो ये 32 लगता है, तो 12:32, 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 4 8 जा, मतलब समझ में आ गया। whenever we take 3 grams of carbon it will completely react with only and only 8 grams of oxygen to form 11 grams of CO2। समझ में आ गया, यही जानकारी हमको ऊपर दी है, मैं समझा रहा हूं, ठीक। अब मुझे बताना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड, बोलता कितना CO2 बनेगा व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब कार्बन उतना ही रख रहे हैं 3 ग्राम, कार्बन की संख्या, कार्बन की मात्रा चेंज नहीं रही है, कार्बन इज टेकन 3 ग्राम्स ओनली, लेकिन ऑक्सीजन जो पहले हम 8 ग्राम ले रहे थे फिर 50 ग्राम ले लिया। तो पहले की तरह हमको मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन नहीं करना है कि 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 11 ग्राम CO2, इसी प्रकार से 3 ग्राम कार्बन प्लस 50 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 53 ग्राम CO2 नहीं होगा। समझ में आ गया, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगी। हम चाहे ऑक्सीजन यहाँ खूब सारा दे दें, उस खूब सारे में से ये जो 3 ग्राम कार्बन है, क्योंकि कार्बन उतना ही है ना, तो 3 ग्राम कार्बन सिर्फ उसमें से 8 ग्राम यूज करके 18 कितना 11 ग्राम CO2 बन जाएगा, और बाकी 42 ग्राम्स जो ऑक्सीजन है वो अनयूज्ड बच जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे आपको हमने 2 चपाती दे दी और 2 चपाती के साथ आपकी एक कटोरी सब्जी लग जाती है, समझ आ गया। तो अगर मैं और 2 चपाती दे दूंगा तो एक और कटोरी सब्जी चाहिए। अब मुझे बताओ, आपको मैं एक कटोरी सब्जी दे रहा हूं, चपाती मैं आपको 100 रख दूं तो कितनी खाई जाएंगी बताओ, 2 ही तो खाई जाएंगी, क्योंकि 2 चपाती खाने के बाद में सब्जी खत्म हो जाएगी। तो 98 चपाती यूज थोड़ी हुई, सूखी थोड़ी खाएंगे उसको, समझ में आ गया ना। तो सेम रेशियो रहता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कार्बन उतना ही रख रहे हैं और केवल ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ग्राम यूज होने वाला है। समझ में आ गया। तो क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 ग्राम कार्बन यदि 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो CO2 कितना बनेगा, उतना ही बनेगा, 11 ग्राम बनेगा, क्योंकि इतने ऑक्सीजन में से सिर्फ 8 ग्राम यूज होने वाली है। ये कौन सा लॉ है, यह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ में आ गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। मैं दोनों लॉ डिस्कस कर चुका हूं, फर्स्ट वीडियो में किया था हमने, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो यहां क्या लिखना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द रेशियो 3:8, मास रेशियो 3:8 होता है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं इसको। इन दिस केस when 3 ग्राम कार्बन is burnt in 50 ग्राम ऑक्सीजन, ये कंडीशन थी ना कि 3 ग्राम कार्बन को जलाया है 50 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन विल बी यूज्ड अप, इस पूरे में से सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगी टू फॉर्म 11 ग्राम CO2। अब 8 यूज होगी तो 8 और 3 11 ही बनने वाला है CO2, एंड रिमेनिंग 42 ग्राम ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनयूज्ड, वो ऐसी कैसी बच जाएगी। समझ में आ गया। चलिए, तो ये था हमारा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th वाला, जो कि किस पे आधारित था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन्होंने पूछा भी है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, आपका आंसर किस लॉ पर आधारित है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमको पूछा है बच्चों मास। अब यहाँ पे मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला देखो दिख रहा है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल्स, W मतलब होता है गिवन मास ग्राम्स में, A मतलब एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, M मतलब कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और N0 मतलब एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। चलिए ये फॉर्मूला ही लगेगा, कभी हम ये दोनों लिख सकते हैं, 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 कोई भी दो इसमें से ले सकते हैं एक समय में Any2 विल बी इक्वल। ओके चलिए, What is the mass of, पूछा है मास, और मास मतलब होता है ये W ग्राम्स, ये पूछा है W, तो हमको पता चलना चाहिए क्या पूछा है क्या दिया है। तो समझ में आ गया व्हाट इज द मास ऑफ। तो जितने भी हमारे पार्ट्स आएंगे ABCD जितने भी हैं इसमें सब में W निकालना है, हम लिख दिए W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ग्राम में निकलेगा। समझ में आ गया। अब दिया क्या है 1 मोल नाइट्रोजन एटम, गौर करेंगे 2 जानकारी दे दी, 1 मोल तो N हमारा नंबर ऑफ मोल, स्मॉल n जो होता है नंबर ऑफ मोल होता है, ये बता रखा था मैंने। तो स्मॉल n कितना दिया, 1 मोल, लिख दिया 1 मोल।
और आगे देखो बच्चों नाइट्रोजन एटम, इसने एटम लिखा है तो ये एलिमेंट है, नाइट्रोजन क्या हमारा एलिमेंट है, और एलिमेंट हो कंपाउंड नहीं है ना ये भाई, किसी के साथ कंबाइन तो हो ही नहीं, एलिमेंट है, एलिमेंट है तो हमको एटॉमिक मास लेना है, ये वाला फॉर्मूला लेना है ए एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमको पता है नाइट्रोजन का 14 यू होता है, तो तीनों चीजें ले, तो देखो n पता 1, a पता 14, w निकालना, तो n w और a वाला फॉर्मूला, तो n a और w, देखो n तो ये रहा और a और w देखो ये रहे, ये दोनों इकट्ठे कर लेने हैं, तो n इक्वल टू w अपॉन a, n की जगह मैंने लिख दिया 1 मोल है ऊपर, एंड w हमारे को निकालना है, ऐसे कैसे लिख दिया, एटॉमिक मास 14 है, 14 दे रखा इनटू हो जाएगा, तो w कितना आ गया 14, पर मैंने बताया मास ग्राम्स में आने वाला है 14 ग्राम, बहुत इजी, समझ में आ गया, यही फॉर्मूला लगेगा जितने भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे एंड तक। अब अगला है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, सेम तरीका, नंबर ऑफ मोल्स 4 है तो यहां लिख दिया 4 मोल, एटॉमिक मास, क्योंकि देखो एलिमेंट है ना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास m लिख देंगे यहाँ, ये फिर ये m निकलेगा, फिलहाल एलिमेंट है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 U, a लिख दिया और मास निकालना, वही तीनों जानकारी। चलिए n इक्वल टू w अपॉन a, तो w क्या आएगा n इंटू a, इंटू हो जाएगा, तो w इक्वल टू n इंटू a, n कितना है हमारा 4 मोल्स 4, और a हमारा एटॉमिक मास कितना है 27 4 जो होता है 108 ग्राम में आंसर आ जाएगा, मास हमको ग्राम में दिएगा। क्लियर है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन थे। चलिए सी पार्ट, यहाँ पे कंपाउंड दे दिया, अब कंपाउंड दिया तो एटॉमिक मास नहीं निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो देखो अब दिया 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, बच्चों सल्फाइड होता है SO3 2 माइनस होता है चार्ज, ठीक है, इन्होंने वैसे फॉर्मूला दे दिया, सोडियम का Na+1 और सल्फाइड का 2 माइनस SO3, सल्फेट में O4 होता है, सल्फाइड में SO3 2 माइनस, एक ऑप्शन कम होता है आइट में, तो Na का +1 इधर लगाने की जरूरत नहीं है, सल्फाइड -2 तो इधर 2 लग गया, तो Na2SO3, सबसे पहले कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, तो देखो मॉलिक्यूलर मास, तो n हमने ले लिया 10 मोल दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड m, इस बार a नहीं निकलेगा, कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड का m निकलेगा मॉलिक्यूलर मास। चलिए सोडियम के दो एटम्स हैं, सोडियम का होता है एटॉमिक मास 23 इंटू 2 जा ब्रैकेट में डाल दो, प्लस सल्फर का एक ही है 32 होता है सल्फर का, S फॉर स्माइल, सल्फर 32 32 स्माइल करते हैं दिखती है 32, ऑक्सीजन 16, तो 16 3 जा, क्योंकि 3 एटम्स है, 16 3 जा 48, 48 में 32 ऐड किया तो 80 होता है, क्योंकि ये 2 ऐड करेंगे 50 और 30 80, 80 में 46 ऐड किया तो आता है बच्चों 126 क्यूब, मॉलिक्यूलर मास निकल गया, W निकालना है, मास क्वेश्चन कॉमन ही था ना कि मास निकालना है हर केस में, W निकालना है। अब इस बार N M और W वाला फॉर्मूला लग गया, तो देखो पिछले में एक बार स्लाइड में ले चलता हूँ, N M और W वाला कौन सा था, ये लगेगा इस बार N बराबर W अपॉन M, समझ में आ गया, N बराबर W अपॉन M, तो कंपाउंड होगा तो M वाला लगाना है, तो W क्या हो जाएगा N इंटू M, N हमारा 10 है और M हमारा 126 अभी हमने निकाला, इंटू कर देंगे ग्राम्स में, हमारा वजन आ जाएगा 1260 ग्राम, 1260 ग्राम। क्लियर है, चलिए ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अगला हमको है क्वेश्चन, अच्छा इसमें हमने मास निकाला, इसमें हमने क्या निकाला, मास निकाला ग्राम्स में, अब कह रहा है मोल निकालो, कन्वर्ट इनटू मोल, तो मोल का मतलब स्मॉल n पूछा है, पिछले फॉर्मूले में जो मैंने दिखाया था ना अभी आपको, ये स्मॉल n पूछा गया है, ठीक है, तो आपको कुछ भी दे देंगे जानकारी, लिख लेना निकाल लेना, फॉर्मूला वही लगने वाला है, चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए क्या दे दिया ए पार्ट में, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अच्छा अब बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लिखा होता तो O लेता मैं, एटम एलिमेंट, और अगर ऑक्सीजन गैस लिखा है तो फिर मॉलिक्यूल होगा तो O2 होगा, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन N एटम, नाइट्रोजन गैस N2, मतलब समझ में आ गया, अगर गैस लिखा है तो मॉलिक्यूल है, प्राकृतिक रूप से वो गैस रूप में मतलब मॉलिक्यूल रूप में पाई जाएगी, और अगर गैस नहीं लिखा तो एलिमेंट है वो, एटम, समझ में आ गया। फिलहाल गैस लिखा तो मैंने O2 लिख दिया, अब ये मॉलिक्यूल है, गुच्छा हो गया ना, तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम, ऑक्सीजन का 16 है, 16 2 जा 32, तो 16 2 जा 32 U, तो M निकल गया हमारा। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिया हो तो 12 ग्राम दिया ना, ये मास है, गिवन मास मैंने लिखा था ना, गिवन मास W होता है, तो W लिख दिया 12 ग्राम, और इस बार N निकालना है, तो N का फॉर्मूला देखो ऊपर वाला ही, N इक्वल टू W अपॉन M, मॉलिक्यूलर मास वाला, N इक्वल टू W अपॉन M, तो W है 12 ये रहा, और M है ये रहा 32, तो काटेंगे पीटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 3 जा 4 8 जा, और इसको हम पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज 3 को डिवाइड कर लेंगे 8 से, तो 0.375 मोल्स आ जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा पार्ट ए, मोल्स में कन्वर्ट करना था, फॉर्मूला वही है n वाला, स्मॉल n वाला। चलिए दो पार्ट और है इसके, क्वेश्चन नंबर 13 के, 20 ग्राम वाटर है, अगेन वही मोल निकालना, तो देखो स्मॉल n पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मोल निकालना है, 20 ग्राम ये गिवन मास है, W सिंबल क्यों लिया मास के लिए, वेट ग्राम्स, ठीक है, तो 20 ग्राम्स हो गया, और वाटर कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकलता है M निकलता है, एलिमेंट होता है तो A निकलता है एटॉमिक मास,
तो हमने m निकाल लिया। और वाटर का सबको पता है 18 U होता है। देखो हाइड्रोजन का तो 2 एटम्स है तो 1 × 2 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18 U। m पता, w पता, n निकालना है। n इज इक्वल टू w/m। w कितना है? गिवन मास 20 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास 18। तो इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, आपस में काटेंगे पीटेंगे, 2 से कट जाएगा। 2 10 से 2 9 से 10/9 को डिवाइड कर दो तो 1.111 की ट्रेन आती जाएगी। तो 1.11 मोल्स लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं। डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट्स में 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम्स ये गिवन मास है, W दे रखा है 22 ग्राम्स। CO2 कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं पता। चलिए मॉलिक्यूलर मास CO2 कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया? 44 U। चलिए तो W निकल गया, M निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? W/m 22/44, ये 1/2 कट जाएगा। डबल है ना 44 22 का 1/2, और 1/2 होता है आधा, तो 0.5 मोल लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? डिवाइड कर लेंगे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। हमको निकालना था मोल, अब हमको निकालना है मास। कोई 12th के जैसा क्वेश्चन, यहाँ मास निकाला, मास मतलब ग्राम में आ जाएगा। तो बच्चों ज्यादा ध्यान किस में रखना है? ए निकलेगा कि एम निकलेगा? एलिमेंट है तो ए निकलेगा एटॉमिक मास, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो 0.2 दे रखा है, मोल एन हो गया 0.2। ऑक्सीजन एटम, पिछले में ऑक्सीजन गैस था बच्चों, याद आ रहा है? इस बार एटम है। अब एटम है तो एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे तो एटॉमिक मास निकलेगा। ऑक्सीजन का एक एटम का लेना है खाली, कितना होता है? 16, वहां 32 कर दिया था हमने। और W निकालना है तो इस बार N इक्वल टू हो जाएगा W/A। क्या हो जाएगा भाई? M था ना, कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल मास, एलिमेंट है तो W/A, तो N इक्वल टू W/A। तो W हमको पता है कितना है, नहीं पता सॉरी, तो W क्या आ जाएगा? तो N × A, इंटू कर देंगे तो देखो N × A हो जाएगा W। तो N हमारा है 0.2 और A हमारा है 16, तो 16 को 0.2 से इंटू करते हैं, 16 2 32 होता है, 21 मिनट लगेगा तो 3.2 ग्राम। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा 14th वाले का पार्ट नंबर ए। चलिए ये टेक्स्ट बुक में अलग अलग नंबर से दिए, मैंने सीक्वेंस बना दिया सबका, ठीक है ना। 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, अगेन नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है। वाटर एक कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो हमने कैपिटल M निकाल लिया। चलिए वाटर में हमको पता है 18 होता है वैसे तो 1, हाइड्रोजन का 1 2 जा 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18 U। और W नहीं पता, जो कि निकालना है मास, तो N इक्वल टू W/m। इस बार A नहीं आएगा, M आएगा, तो W क्या हो जाएगा? N × M। N × M, N होता है 0.5, ये है 18, 18 5 जा 90 होता है, 1 पॉइंट लगेगा तो 9.0 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, या 0.5 को 1/2 भी ले सकते हैं, आधा, और 2 कट जाएगा 9 टाइम्स तो 9 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट शब्द हमने पढ़ा है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट। और सबको पता है मोल कॉन्सेप्ट की जो अवधारणा थी, मोल की जो अवधारणा है वो दी थी अमीडियो एवोगाड्रो ने। समझा गया? अमीडियो एवोगाड्रो जो कि एक इटालियन केमिस्ट थे। ठीक है, अब ये जो शब्द मोल है ये बहुत समय बाद आया, एवोगाड्रो के बहुत समय बाद आया। एवोगाड्रो के समय पे ये शब्द मोल नहीं था, उन्होंने डेफिनेशन बता दी थी, बट मोल जो है वो काफी समय बाद इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब समझते हैं कि मोल शब्द का उत्पत्ति कहां से है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मोल? आज हम हमारे पास 7 अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी मोल है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को मतलब पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए हमारी स्टैंडर्ड यूनिट मोल यूज होती है। समझेगा? SI यूनिट क्या यूज होती है? मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। तो इसको शॉर्ट में MOL भी लिखा जाता है। तो ये आया कहां से? द वर्ड मोल was introduced for the first time in 1896। बच्चों आज से 1.25 सेंचुरी पहले की बात, ठीक है, 124 साल पहले 1896 में सर्वप्रथम ये जो टर्म है मोल, इसको यूज किया था विलहेल्म ऑसवाल्ड ने। टी साइलेंट, ऑसवाल्ड, विलहेल्म ऑसवाल्ड ने। उसने कहां से निकाला ये शब्द? उसने निकाला ये लैटिन भाषा के शब्द से, मोल्स। ये लैटिन भाषा का कैसा शब्द है? मोल्स, प्लूरल में। और मोल्स का मतलब होता है बच्चों ढेर, हीप। समझ आ गया? तो मोल्स का मीनिंग क्या है अंग्रेजी भाषा में? हीप, ढेर, पाइल। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी पदार्थ मैटर किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो क्या हम किसी पदार्थ के टुकड़े को एटम्स या मॉलिक्यूल्स का ढेर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब कोई पूछे कि भैया ये छोटा सा पदार्थ का टुकड़ा है, बताओ इसमें कितने एटम्स है, तो उस ढेर में एटम्स की गिनती कैसे करें? बहुत बड़ी संख्या होगी। तो उस बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द सर्वप्रथम यूज किया गया था मोल 1896 में। क्लियर है? तो since a substance may be considered as a heap of atoms or molecules, क्योंकि कोई पदार्थ सब्सटेंस जो होता है ना
ढेर माना जा सकता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। तो द यूनिट मोल, ये जो मोल यूनिट है, इट वाज एक्सेप्टेड एज द यूनिट फॉर मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर। बड़ी संख्या में कणों की संख्या यदि पता करनी हो किसी पदार्थ के अंदर, तो उसके लिए ये सर्वप्रथम ये टर्म मोल यूज की गई एज ए यूनिट, और इसको अडॉप्ट किया गया यूनिट के रूप में 1967 में। तो प्रचलन में पहले से थी, लेकिन 1967 में ये सर्वमान्य रूप से पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड के द्वारा इस यूनिट को क्वांटिटी ऑफ मैटर की स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। क्लियर है? शॉर्ट इसका है MOL, मोल। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है अगला। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया था कि हम एक कार्बन एटम का मास निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। यहाँ वही क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है एक मोल कार्बन एटम। हम देख चुके हैं किसी भी पदार्थ की एक मोल मात्रा ले लेते हैं एलिमेंट की, तो एटॉमिक मास ले लो ग्राम में, उसके बराबर होता है। कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास ले लो ग्राम में, उसके बराबर होता है। तो जैसे मान लो हमने एलिमेंट ले लिया कार्बन एटम, तो एक मोल कार्बन एटम ले लिया तो उसका वजन कितना होगा? 12 ग्राम होगा। एटॉमिक मास होता है ना 12। तो पूछ रहा है कि एक एटम का मास कितना होगा कार्बन का, ग्राम में निकालना है। एक एटम का मास, व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम्स। चलिए तो क्या कह रहा है ये, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। एक मोल कार्बन एटम जो होता है उसका मास 12 ग्राम दिया होगा, और हमको पता है कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स कितना? 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो हमको पता है एक मोल में इतने एटम्स हो गए, और ये एक मोल का वजन है 12 ग्राम। तो एक मोल मतलब इतने सारे एटम्स का वजन हो गया ना वो। तो हम लिख देंगे मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम। इतने एटम्स का वजन है 12 ग्राम। तो एक एटम का वजन कम होगा कि नहीं होगा? भाई इतने सारे एटम का वजन 12 है, एक एटम का वजन कम होगा तो कम के लिए हम डिवाइड कर देंगे। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। बच्चों पावर कभी भी जगह बदलती है ना ऊपर नीचे, तो उसका साइन बदल जाता है। नीचे है, ऊपर आएगी तो -23 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और 12/6.022 ये अप्रोक्सीमेटली 6 है। 6 पॉइंट अगला डिजिट 0, लगभग 6 है। तो अगर लगभग इसको 6 माने तो लगभग 2 टाइम्स कटेगा, नियरली 2। और वैसे थोड़ा सा ज्यादा है ये, तो ये अगर पूरा डिवाइड करें इसको हम, भाई ये पॉइंट हटा लें और इसके आगे 3 जीरो और लगा दें, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 लगेगा ना ऊपर, तो 12000। तो 6022 से डिवाइड कर लें 12000 को, तो ये पॉइंट्स में एग्जैक्टली इतना आता है 1.992। तो रफली इट कैन बी रिटन एज 2, क्योंकि 1.99 इट इज नियरली इक्वल टू 2। और ये ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर कितना हो गया? -23 हो गया। तो एग्जैक्ट तो ये है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है तो ये मामूली सा 2 से कम आ जाएगा। 6 होता है तो बिल्कुल 2 आता है। 1.992 into 10⁻23 ग्राम में आ जाएगा। इट कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटन एज राउंडिंग ऑफ करके 2 into 10⁻23 ग्राम्स। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हो गया 2 के आगे यहाँ डेसिमल है ना, तो इस डेसिमल को 23 बार पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो 0.00022 बार लग के फिर 2 आएगा, इतना ग्राम। बहुत छोटा हो गया वजन कार्बन एटम का। क्लियर है? नेग्लिजिबल है। चलिए तो लेकिन निकाल सकते हैं हम इतने छोटे, तराजू में तौल के नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीका। अब अगला क्वेश्चन क्या है? विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, ज्यादा एटम्स की संख्या किसमें है? 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम आयरन। अब देखो मास तो बराबर लिया, तराजू में तोल ले, 100 ग्राम सोडियम का टुकड़ा ले लें, 100 ग्राम आयरन का टुकड़ा ले लें। तो बच्चों सोडियम का एटम हल्का होता है और आयरन का एटम होता है भारी। तो एक तो कॉमन सेंस से सीधा ही बता सकते हैं, भाई सीधी बात है। अगर मैं बोलूं आपको कि आपको 5 किलो तो तरबूज दे दूं मैं, ठीक है, और 5 किलो आपको संतरे दे दूं, तो बच्चों संख्या में ज्यादा क्या आएगा? तो तरबूज 1-2 आएगा, संतरे काफी सारे आ जाएंगे। तो सीधी बात है, ज्यादा संख्या किसकी होगी? जो हल्का होता है। तो सोडियम एटम हल्का होता है आयरन से, हमको मासेस पता है। एक सोडियम एटम का मास है कितना? 23 AMU, और आयरन एटम का 56 है, डबल से भी ज्यादा है ना। इसका मतलब समझ में आ गया भाई। 100 ग्राम यदि मैं बराबर चीज ले रहा हूं दोनों, तो जो हल्का वाला एटम है उसकी तादाद ज्यादा होगी। भाई आप तोल रहे हो, एप्पल और बेर तोल लो, एप्पल और अंगूर तोल लो, 1-1 किलो ले लिया, तो 1 किलो में एप्पल्स कुछ चढ़ेंगे, 5-6-7, अंगूर सैकड़ों चढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? तो जो छोटा है वजन बराबर है, जो छोटा कण है वो ज्यादा संख्या में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि सोडियम का मास 23 है, आयरन का 56 है, तो डेफिनेटली 100 ग्राम सोडियम विल हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो हमने पूरा कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया, अदरवाइज हमको जरूरत भी नहीं है। वैसे पूछा नहीं है इन्होंने, बस पूछा किस में ज्यादा, तो कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं सोडियम में ज्यादा। रीजन बिकॉज सोडियम एटम इज लाइटर देन द आयरन एटम। ठीक है, पूरा निकाल के देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम सोडियम, पहले ये निकाल रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट। 100 ग्राम सोडियम में कितना एटम्स होंगे? चलो, गिवन मास 100 ग्राम दिया हुआ है, एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, n मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, बताया था मैंने, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और n0 हमको पता है, जब भी n यूज होगा तो n0 भी यूज करना है। n0 हमको पता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23।
चलिए फॉर्मूला हमारा n इक्वल टू W अपॉन A, ये पता ही आपको, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास एलिमेंट है ना, तो m नहीं ले रहा मैं, और n अपॉन n0 भी होता है, तो ये यूज करना है दोनों, ये दोनों, इन चारों में से हमको तीन चीजें पता है, W पता, A पता, n0 पता, n निकल जाएगा। देखो W हमारा 100 है, 100 ग्राम दे रखा है, ऊपर देखो 100 ग्राम दे रखा है, फिर A कितना है, A एटॉमिक मास 23, ये रहा सोडियम का 23, ये लर्न करने पड़ेंगे बच्चों, एटॉमिक मास कोई नहीं देगा प्रॉब्लम्स में आपको, तो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, अदरवाइज इन न्यूमेरिकल्स का कोई मतलब नहीं है। n हमको नहीं पता, नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के कितने होंगे 100 ग्राम में, और एवोगाड्रो नंबर हमको पता, तो बस सीधा ये जाके ऊपर इनटू कर देना है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/23 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 100/23 इंटू एवोगाड्रो नंबर, देखो हो रहा 100/23 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको करने के लिए पहले मैं 100 को इंटू कर रहा हूं इससे, फिर 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 602.2 अपॉन 23 और इंटू 10⁻²3, और इसको डिवाइड कर लेंगे पॉइंट्स में, ये आपको आता ही है, 602.2 को डिवाइड कर लेंगे 23 से, द रिजल्ट विल बी 26.18, पावर सेम टू सेम आ जाएगी। इतने संख्या में एटम्स होंगे किसके, सोडियम के 100 ग्राम में, समझ में आ गया, तो ये n मतलब नंबर ऑफ एटम्स आ गए सोडियम के एटम्स, ठीक है। चलिए अब वही काम हम कर लेते हैं 100 ग्राम आयरन के लिए, तो आयरन का वजन वही 100 ग्राम है, एटॉमिक मास आयरन का 56U, n पता नहीं, नंबर ऑफ एटम्स n0 सेम टू सेम, सेम फॉर्मूला, W हमारा 100 लिख दिया, एटॉमिक मास आयरन का 56, n अपॉन n0, तो n इक्वल टू n0 इधर इंटू हो जाएगा, n इक्वल टू 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56, वही काम करना है बिल्कुल, इसको 100 से इंटू कर देंगे, 602.2 अपॉन 56 इंटू 23 10⁻23, इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आता है 10.75, समझ में आ गया, इंटू 10⁻23, कंपेयर करके देख लो, वो पावर तो सेम ही है दोनों की, पावर तो सेम है, तो देखो इधर तो 26.18 है और इधर 10.76 है, तो ये संख्या कहीं ज्यादा है, समझ में आ गया कि नहीं क्या, और आगे 23 का मतलब समझ में आ गया, ये पॉइंट 23 बार आगे खिसकेगा, तो 1 2 और कम से कम 21 जीरो लगेंगे, सेम चीज में लगेंगे, तो यहाँ तो 10 से नंबर स्टार्ट हो रहा है या 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2.5 गुना के आसपास है, समझ में आ गया, नियरली 2.5 टाइम्स मोर एटम्स होंगे 100 ग्राम सोडियम में, किसकी तुलना में, 100 ग्राम आयरन की तुलना में, तो देखें देयरफॉर 100 ग्राम सोडियम हैज मोर एटम्स देन 100 ग्राम आयरन, तो ये मैंने निकाल के दिखा दिया, वैसे हम सीधा भी बता सकते हैं, रीजनिंग छोटा अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, रीजन दे देंगे, बिकॉज सोडियम एटम्स आर लाइटर देन आयरन एटम्स, क्योंकि उसका मास 23 होता है एक का U और उसका 56 होता है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर होता है एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम सॉलिड सल्फर, हाथ में आपको डिबिया में 16 ग्राम सल्फर पाउडर दे दिया, अब सल्फर पाउडर तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे एसिड, कितने संख्या में एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, एसिड मॉलिक्यूल्स कितने गिनती करोगे, तो कैसे पता लगेगा, बहुत आसान है, चलिए तो पहले बात तो मॉलिक्यूल है, देखो तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, तो m क्या हो जाएगा बताओ, सल्फर का एटॉमिक मास 32 इंटू 8, 32 8 जा इंटू करेंगे 256 U आ गया, 8 2 जा 16, कैरी लगा 1 और 8 3 24 और 1 25, 256 U आ गया। अब गिवन मास देखो सल्फर का 16 ग्राम दिया, तो W लिख लिया हमने 16 ग्राम, ठीक है, और नंबर पूछा, जब भी बच्चों नंबर पूछे ना तो n अपॉन n0 लगेगा, दोनों लिख लेना, n पूछा है क्वेश्चन मार्क, n0 हमको पता ही है एवोगाड्रो नंबर होता है, फॉर्मूला लिख देंगे, तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला W अपॉन m होता है, n अपॉन n0 होता है, n की जरूरत नहीं अपने को, छोटा n, ये दोनों ले लेना, अभी जैसे लिया था पिछला, गिवन मास 16 लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास 256 देखो पर लिख दिया, n नहीं पता, नहीं पता, एवोगाड्रो नंबर पता है, पता है बच्चों, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 सा करते हैं ना तो 256 आता है, स्क्वायर से याद कर लेंगे 20 25 30 तक, ठीक है, तो 16 सा कट गया तो 1/16 बचा, ये इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया, यहाँ बचेगा n, यहाँ तक क्लियर है। अब 16 से डिवाइड कर लो इसको, इससे पहले कि हम डिवाइड कर ले, अब देखो प्रॉब्लम पता क्या होती है, अगर ऊपर वाला संख्या छोटा है, देखो 16 से छोटा है ना, ये 6.022 16 से छोटा है, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 16 से, तो एक काम करते हैं, अगर मैं पॉइंट एक डिजिट आगे खिसका दूं तो 60 हो जाएगा ये, अब एक डिजिट क्यों खिसका दूं, एक काम करते हैं इसमें से 10 उधार ले लेते हैं, भाई इसका मतलब है 1 के आगे कितने जीरो हैं, 23 जीरो है, तो अगर इसमें से 10 बाहर निकाल लूं तो यहाँ 10 की पावर 22 बचेगा, बच गया, वो जो 10 मैंने निकाला इसके साथ इंटू कर दिया, समझ में आ गया, तो 6.022 को मैं इसमें से 10 निकाल के इंटू कर दूं तो पॉइंट एक खिसक जाएगा, 60.22 हो गया, पावर देखो कम हो गई, ध्यान देना इधर पावर कम हो गई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, और 16 ऐसा कैसा, अब डिवाइड कर लेंगे, आसान है, तो 16 4 जा 64, तो 16 3 जा आ जाएगा, तो पहला डिजिट 3 और फिर पॉइंट लगा देंगे आगे जो भी आएगा, तो ये आता है बच्चों, डिवाइड करेंगे ना तो 3.764 और पावर होगी इंटू 10⁻22, और ये मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, क्या, सल्फर
0.8, एसिड के n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम होता है तो एटम्स की निकलती है संख्या, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल जाएगी। इतने सल्फर मॉलिक्यूल्स होंगे 16 ग्राम सल्फर में, समझ में आ गया। चलिए सेम चीज वही नंबर की संख्या वाला काम है, तो वही हम निकाल लेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, ध्यान देना। ये बच्चों टेक्स्ट बुक में आपके एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सीधी बात है आयनिक कंपाउंड है, तो ये इसमें एल्यूमिनियम आयन भी होंगे और ऑक्साइड आयन भी होंगे। तो कह रहा है इसमें एल्यूमिनियम आयन की संख्या कितनी है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में आपको इतना दिया है 0.051 ग्राम। तो ये डब्ल्यू ले लेंगे, अगले पेज पे ले लेंगे डब्ल्यू। उससे पहले मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहा हूँ, काम आएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले फॉर्मूला कैसे बना, एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ होता है, ऑक्साइड का 2- अदला बदली हो जाएगी, तो 2 नीचे लगेगा, Al2O3। ये क्लियर है, Al2O3। चलिए अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे कंपाउंड का। तो m बराबर क्या आएगा, देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, 2 टाइम्स 27 2 जा 54 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का है 16 इंटू 3 टाइम्स 16 3 जा 48, 48 में 54 ऐड किया तो 102 102 U होता है। और बच्चों देखो ये जो वैल्यू दी है इन्होंने 0.051 51 का डबल होता है ये, बस पॉइंट्स ना देखें तो, ठीक है ना। चलिए m निकल गया, m निकल गया, और ये W है 0.051। अगले पेज पे हमको W लिखना पड़ेगा 0.051, ये लिखा है मेरे को, W लिख दिया हमने। और सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो ये वजन है 0.051 ग्राम, इसमें सपोज नंबर ऑफ मोल्स n है, स्मॉल n, तो n का फॉर्मूला हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W अपॉन m, W मतलब गिवन मास वेट अपॉन m मॉलिक्यूलर मास, जो कि निकाल चुके। तो गिवन मास हमको दिया है बच्चों 0.051 ग्राम में, ये लिखा है ना ऊपर, और मॉलिक्यूलर मास हमने भी निकाला था 102, देखो प्रीवियस स्लाइड पे, ये रहा नीचे 102 निकाल लिया। चलिए तो ये हमने आगे भर दिया 102, क्लियर है। अब बच्चों इसको काट पीट से पहले ऊपर वाला पॉइंट हटा लेता हूं मैं, ये पॉइंट हटा लूंगा तो 3 डिजिट आ गए, तो नीचे 1000 लग जाएगा, तो 1/1000 लगा दे नीचे, उल्टी तरफ उतने जीरो वाला बेस नंबर लग जाता है जितने डेसिमल के आगे पॉइंट होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 51, सिर्फ पॉइंट हटा दिया ना, 51/102 और नीचे 1000 लग गया, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 51 का डबल होता है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 1/2, तो 1/2 इंटू 1/1000, तो ये 1 1 जा 1 और 2 इंटू 1000 2000, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा लिख लेंगे इसको, 1/2000 मोल, इतने मोल्स आ गया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा, नंबर ऑफ मोल निकाल लिया हमने, इस वजन में इतने मोल बनेंगे। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है बताओ, 2 एटम चाहिए एल्यूमिनियम के, 3 एटम चाहिए ऑक्सीजन के, तो कुल मिला के जो हम तो नंबर लगाते हैं ना वो चार्ज ही तो एक्सचेंज करते हैं। तो एल्यूमिनियम के 2 एटम है, तो मैंने लिख दिया 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम 3 एटम तो 3, तो एक्चुअल में इस कंपाउंड में 3 आयन तो है ऑक्सीजन के, 2 आयन है एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम आयन होता है Al3+ और ऑक्साइड आयन होता है O2-, ठीक है। तो नीचे भाई एक एटम से एक आयन बनेगा, सीधी बात है, एक एल्यूमिनियम एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 3, तो एक आयन बनाएगा, तो 2 एटम है हमारे पास इस कंपाउंड में, तो 2 आयन बनेंगे, तो 2 तो बने एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 आयन बनेंगे, तो 3 बने ऑक्साइड आयन। अब चेक करते हैं ये मॉलिक्यूल्स जब अपना आयन बनाएगा एक आयन के अंदर, ये एक आयन, ये सॉरी जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा। तो एल्यूमिनियम के हमारे क्या है, 2 एटम्स, 2 आयन्स हैं, एक आयन का चार्ज +3, तो 2 का कितना हो गया +6, इसका हो गया +6 चार्ज, और इसी प्रकार से -2 -2 -2 3 बार, तो इसका -6 हो गया, तो टोटल चार्ज 0 हो गया, तो कंपाउंड बन गया ना हमारा। तो समझ में आ गया, जितने एटम्स होते हैं ना उतने ही आयन बनेंगे। तो चलो आयन बना दिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक मैंने रिएक्शन करवाया था, शुरू में जो संख्या लिखी उसको मोल बोल सकते हैं। अगर ये एक मॉलिक्यूल लेता हूं, समझना एक मॉलिक्यूल, तो एल्यूमिनियम आयन 2 बनते हैं और ऑक्साइड बनते हैं 3। अगर ये एक लेता हूं मॉलिक्यूल, एक शुरू में नंबर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ये एक लेता हूं तो ये बनते हैं 2 और ये बनता है 3। अगर ये 2 लूंगा तो ये 4 बनेगा और ये बनेगा 6, समझ में आ गया। तो ये बन रहा है डबल और ये बन रहा है 3 गुना, ठीक है। तो अगर मैं 100 लेता हूं तो ये 200 बनेगा, ये 300 बनेगा। अगर ये 1 मोल ले लूं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो ये 2 मोल बनेगा, ये 3 मोल बनेगा, समझ आ गया। तो शुरू में जो संख्या लिखी जाती है मोल ही होता है, तो यहां में लिख दिया ये 1 मोल अगर ये 1 मोल हो तो ये कितना होगा, ये 2 मोल मिलेंगे, डबल मिलेंगे, और ये मिलेंगे 3 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हैं एल्यूमिनियम। अगर 1 से 2 मिलेगा तो 1 मोल से 2 मोल मिलेगा, ये चीज समझ में आ गई। तो 1 मोल से 2 मोल मिलेगा, मतलब ये पता लग गया रेशियो डबल है, एल्यूमिनियम आयन का डबल है,
चलिए अब मुझे बताओ, अगर मेरे को ये पता लग जाता तो मुझे ये यहाँ डबल करना है, दुगना हो गया। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल मैंने निकाल लिए, देखो निकाला ना मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड n कितना निकाला मैंने 1/2000। तो ये 1 के स्थान पे 1/2000 है हमारे इस प्रॉब्लम में। तो अगर ये 1/2000 है तो एल्यूमिनियम आयन डबल होना चाहिए, तो 2 गुना 1/2000 होना चाहिए मोल। समझ में आ गया भाई, ये 1 है तो ये 2, तो ये 1/2000 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैं निकाल चुका हूं ऊपर। तो अगर ये 1/2000 है तो एल्यूमिनियम आयन की संख्या इसके मुकाबले डबल होनी चाहिए, तो डबल का मतलब 2 से इंटू कर दिया 1/2000 को, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 1000 आएगा, तो 1/1000, तो 1/2000 का डबल 1/1000 होता है। आ गया, 1/4000 नहीं कर देंगे, समझ आ गया, 2 का डबल मतलब अपॉन में होता तो कट जाएगा, 1/1000 मोल हो गया। क्या एल्यूमिनियम आयन की मात्रा हो गई 1/1000 मोल। अब अगर हमको किसी चीज की मोल पता है तो संख्या निकाल सकते हैं। चलो हमको पता है 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, मोल की डेफिनेशन पढ़ी है, किसी भी पदार्थ की 1 मोल क्वांटिटी एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स की संख्या होती है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो। तो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन का अर्थ होता है इतने सारे एवोगाड्रो नंबर की संख्या के बराबर आयन्स, 1 मोल। अच्छा 1 मोल में इतने, तो 1/1000 मोल में 1/1000 से इंटू कर देंगे भाई, 1 मोल में इतने तो 2 मोल में 2 गुना, 3 मोल में 3 गुना, 100 मोल में 100 गुना, इतने मोल में इतने गुना, इससे इंटू कर दिया। अब ध्यान देना बच्चों, इस पावर में एक के आगे कितने जीरो है, 23 जीरो लगेंगे। जैसे 10 की पावर 2 होती है तो 2 जीरो लगेंगे 100, 10 की पावर 3 होती है तो 1000, 3 जीरो, तो इसमें कितने जीरो लगेंगे टोटल, 23 जीरो लगेंगे। तो 23 जीरो में से ये ऊपर है, नीचे देखो 3 जीरो है, तो 3 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ 20 ही तो बचेंगे, तो इसको लिख सकता हूँ 10⁻20, और ये सेम टू सेम है। तो बच्चों 6.022 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस होंगे 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट में, देयरफॉर 0.051 grams of aluminum oxide contains how many ions, 6.022 into 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, तो इस तरीके से इसको करना है। चलिए आगे चलते हैं, आई होप समझ लिया होगा अच्छे से आपने। ओके, ये कुछ हमारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस एग्जांपल्स है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ऐसे हम कर चुके हैं पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n निकालना है। चलिए 52 ग्राम हीलियम, ग्राम में दिया है W है 52 ग्राम, हीलियम एटॉमिक मास 4 होता है 4U, और n निकालना है, n इक्वल टू होता है W अपॉन A, हमको पता है W अपॉन A, W है 52, A है हमारा 4, 13 टाइम्स कट जाएगा, 13 मोल आ गया, सिंपल। चलिए सेकंड, इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम एटम की संख्या दी है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, इतने सारे हीलियम एटम्स की हमको संख्या दी गई है। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने दिए ना, संख्या दी है तो वो n ले लेना, ये रही n हमारे 12.044 इंटू 10⁻23। और बच्चों ये संख्या नॉर्मली पता है, जो एवोगाड्रो नंबर होता है या तो उसके डबल देते हैं आधी देते हैं, इसकी डबल दी है बिल्कुल एग्जैक्टली, आधी होगी तो 3.011 हो जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं क्या। चलिए ओके, अब क्या, तो मुझे बताओ ये हो गया हमारा, तो अभी हमको n पता, n0 पता, और n नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल होता है n अपॉन n0, n हमने ये लिख दिया जो दिया हुआ नंबर था, n0 हमने ये लिख दिया, समझ में आ गया कि नहीं क्या। और इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये तो कट जाएगा आपस में, और ये 2 टाइम्स कटेगा परफेक्टली, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ, क्या, अब मास निकालना है, मतलब W निकालना है ग्राम्स में। ठीक है, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस। अब ध्यान देना N2, देखो ये मॉलिक्यूल है, गैस बोला है ना, तो अगर शब्द में भी लिखा जाता है नाइट्रोजन तो N2 खुद ले लेंगे, गैस मतलब मॉलिक्यूल है N2। अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मास कितना निकाल लिया हमने, देखो N का नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, 14 2 जा 28, क्योंकि 2 है ये, 28U हो गया। ओके 0.5 मोल, मोल दे रखा है, और क्या पूछा, मास, W निकालना है। अच्छा N और W और M में क्या रिश्ता है, N इक्वल टू W अपॉन M, तो W क्या हो जाएगा, N इंटू M, N इंटू M, N हमारा है 0.5, M हमारा है मॉलिक्यूलर मास 28, तो बच्चों ये 0.5 आधा ही होता है, आधा को 28 से इंटू करेंगे तो 14 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन जो एटम्स हैं उसके कितने मोल लेने हैं अपने को, 0.5 मोल लेने हैं। अब यहाँ पे एटम दिया है तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 0.5 दे रखा है, और नाइट्रोजन एटम है तो इस बार एटॉमिक मास लेंगे 14U हो गया, और सीधा W मास निकालना है, तो N इक्वल टू W अपॉन A आ जाएगा इस बार एटॉमिक मास, तो W इक्वल टू N इंटू A, N इंटू A, N हमारा 0.5 है, A हमारा 14 है, अगेन 0.5 आधा होता है, आधा इंटू 14 होता है 7 ग्राम। क्लियर है, ये आ गया हमारा सेकंड वाला। तो फर्क क्या था, वहां नाइट्रोजन गैस थी N2,
एटम है n। चलिए अब देखो ये देखो एवोगाड्रो नंबर का हाफ कर दिया इन्होंने 3.011। तो 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगेन नाइट्रोजन एटम है तो एटॉमिक मास A 14 ही लेना है, तो A हमारा 14 ही हो गया। मास हमको निकालना है, n0 हमको पता ही है एवोगाड्रो नंबर होता है, और n हमारा 3.011, यहाँ 11 और लिखना पड़ेगा, मैं भी लिख देता हूँ। .011 है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये 11 छूट गया हमारा, ये व्हाइटनर लगाया गया तो कुछ मिस्टेक हो गई थी। ये 1 आ गया, एक और 1 लगा देते हैं। ओके 3.011 हो गया। ओके गुड। चलिए वापस हाइलाइटर ले लेते हैं, रेड की लेते हैं। ओके ठीक। तो नाइट्रोजन के एटम्स की संख्या हमारी इतनी है, और एवोगाड्रो नंबर को पता है। तो जब भी पार्टिकल्स दिया ना, n नंबर दिया है ना, तो हमको n0 ले लेना, n0 लगेगा। w हमको नहीं पता, a हमको एटॉमिक मास क्योंकि एटम दिया है तो 14 ले लिया। चलिए n का फॉर्मूला हमारा w/a और n/n0 होता है, तो ये दोनों लेना है इस बार। इन चार चीजों में से सिर्फ हमको w नहीं पता, तो w/a की जगह लिख दिया w/a हमारा पता है 14, w नहीं पता, ऐसा कैसा। और n/n0, n हमारा दिया 3.011 × 10⁻23 और n0 हमारा ये रहा एवोगाड्रो नंबर। पावर कट जाएगी ऐसी कैसी 10⁻23 10⁻23, और ये देखो एक्जैक्टली नीचे वाला दुगना, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, तो ऊपर तो 1 जा नीचे 2 जा, तो इधर आएगा राइट साइड में 1/2। तो देखो ये w/14 = 1/2। अब ये 14 इधर इंटू हो जाएगा, तो 1/2 के साथ 14 इंटू होगा तो 7 टाइम्स कटेगा, तो w आ गया बच्चों 7 ग्राम। समझ में आ गया। ये था हमारा पार्ट 3। चलिए पार्ट 4 क्या कहता है। इतने सारे पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स किसके, नाइट्रोजन के। अब इस बार देखो मॉलिक्यूल दिया है, फॉर्मूले में n2 लिखा है, तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो m निकाल लिया हमने 14, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 2 जा, तो 14 2 जा हो गया 28। ये क्लियर है। ओके अब n क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या दी है, तो इस बार n भी यही है और n0 भी यही है, क्योंकि इतने संख्या दी है, तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेना है, तो ये हमारा n हो गया। और हमको n0 भी पता है कि एवोगाड्रो नंबर भी यही होता है, तो बराबर हो गया दोनों का दोनों। और w निकालना है, सेम फॉर्मूला, इस बार यही लगेगा, बस a की जगह m आ जाएगा, तो n = w/m n/n0। समझ में आ गया। देखिए w/m और n/n0 = n, तो w/m, w हमको निकालना है, m मॉलिक्यूलर मास, अभी देखो हमने क्या निकाला था नीचे 28 निकाला था ना, मॉलिक्यूलर मास era 28, तो आगे आ गया 28, और n और n0 दोनों सेम टू सेम ही, n और n0 सेम टू सेम। अब ये सेम टू सेम है तो n भी वही n0 भी वही, कट गया 1 आ गया, 1 आ गया तो 28 इधर इंटू हो गया, तो क्या आ गया बच्चों w = 28 ग्राम्स आ गया। समझ में आ गया। चलिए अब हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों 22 नंबर, 2 पार्ट है इसके, ठीक। चलिए कैलकुलेट द, 2 या शायद 3 पार्ट हो सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल की संख्या निकालनी है, मतलब n निकालना है आपको। क्या निकालना है, n निकालना है, और n निकालना है तो n0 भी यूज करना पड़ेगा, तो n पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, n0 लिख लेंगे। इसके अलावा देखो 46 ग्राम सोडियम एटम, सोडियम एटम है तो एटॉमिक मास सोडियम का 23U, ठीक है। मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, और जो वजन दिया ग्राम से वो w हो गया। तो अभी हमारा स्मॉल n का फॉर्मूला होता है w/a, एटॉमिक मास a क्यों लिखा, क्योंकि एलिमेंट है, और n/n0, तो इस नंबर ऑफ मोल को छोड़ के ये ले लेना, ठीक है। तो w गिवन मास 46, एटॉमिक मास 23, समझ में आ गया। n नहीं पता, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, और एवोगाड्रो नंबर ये रहा n0, ये रहा के इंटू हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स कटेगा, 23 2 तो 2 आ गया, और ये 6.022 × 10⁻23 इधर आ गया। तो ये पावर ऐसी कैसी रह जाती है, सिर्फ नंबर आपस में इंटू कर लेना, तो इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 12.044, डबल 12.044 × 10⁻23 एटम्स। तो इतने सारे एटम्स होंगे 46 ग्राम सोडियम के अंदर, डबल हो गया, 1 मोल का डबल हो गया। समझ में आ गया। चलिए अगला मॉलिक्यूल है, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वहां एटम था मॉलिक्यूल है, एटम था एटॉमिक मास निकला, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो m कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, 16 2 जा 32U, ये क्लियर है। n निकालना है, n0 वही एवोगाड्रो नंबर, और इस बार गिवन मास है 8 ग्राम। इस बार फॉर्मूला क्या होगा हमारा, w/m हो जाएगा, बस n = क्या होगा w/m n/n0, जो ऊपर हमने यूज किया था सेम फॉर्मूला, ठीक है। चले आगे, याद रखेंगे फॉर्मूला, और हमारा w क्या है 8 है, याद रखेंगे, ठीक है, और m 32, ठीक है। तो w की जगह 8, m की जगह 32, n नहीं पता, n0 हमको एवोगाड्रो नंबर लिख लिया बच्चों, कटेगा 4 टाइम्स, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया।
और ये इधर आके इंटू हो गया तो इंटू में आ गया, क्या बचा n। तो सीधी बात है 1 से इसको इंटू करेंगे सेम ही आएगा, 4 से डिवाइड करना है 6.022, 23 की जो 10 की पावर 23 ऐसी कैसी आ जाएगी, तो 6.022 को 4 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 1.505। देखो 4 1 जा तो 4 आएगा, 2 बचेगा, तो 2 के आगे 0 है, पॉइंट लग गया तो पॉइंट लग जाएगा, और 2 0 20 हो गया, तो 4 5 जा 20, और फिर 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, और 22 में 4 5 जा 20 जाएगा, 1.505 डिवाइड करके देख लेना आप, और पावर छेड़नी नहीं ऐसी कैसी आ जाएगी। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के, समझ में आ गया, 8 ग्राम ऑक्सीजन। चलिए लास्ट पार्ट हमारा है 0.1 मोल कार्बन एटम। देखो एटम है तो एटॉमिक मास निकलेगा, तो हमारा एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12U, ठीक है। 0.1 मोल दिया है तो नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू 0.1 लिख दिया, ठीक है। और पार्टिकल्स की संख्या निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन ओरिजिनल क्या था हमारा, देखो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पर कार्बन एटम है तो एटम की संख्या निकलेगी, n निकालना है, और n0 को पता है, जब भी n निकालना हो तो n0 लेना ही लेना है। अब बच्चों यहाँ पे a फालतू की चीज है, हमको वैसे यूज करना नहीं है, तो n स्मॉल n और कैपिटल N n0 में फॉर्मूला है, तो देखो n इक्वल टू होता है n अपॉन n0, तो W और A, W नहीं दिया तो A भी यूज नहीं हो पाएगा, समझ में आ गया कि नहीं, क्या भाई W नहीं दिया ना, ये जैसे W होता है तो A यूज होता है, W नहीं दिया ना, मास नहीं दिया तो नहीं यूज होगा, n इक्वल टू n अपॉन n0। अब इन तीन में से हमको दो जानकारी पता है, तो n क्या आ जाएगा, n इंटू n0, स्मॉल n इंटू n0, स्मॉल n हमको पता है 0.1 मोल है, हमने लिख दिया 0.1, n0 हमको पता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, 0.1 को ले सकता हूँ 1/10, समझ में आ गया, और ये सेम एवोगाड्रो नंबर। अब बच्चों देखो यहाँ पे 1 के आगे 23 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो, ये रहा, एक एक कट जाएगा तो 22 टाइम्स 0 बच जाएगा, तो 10⁻22 बचेगा, ये सेम टू सेम आ गया। ये आ गया फाइनली क्या, कार्बन एटम की जो संख्या है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम से वो आएगी 6.022 into 10⁻20। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारे न्यूमेरिकल्स का सेशन खत्म होता है। आई होप आराम से आपने सारे अच्छे से समझ लिए होंगे। धीरे धीरे सारे वीडियो चाहे पार्ट्स में देख लेना, लेंदी हो गया है बट कनेक्टिविटी के लिए मैंने एक ही बार में बना दिया, उसको पार्ट्स में देख लेना आप, और थरली पूरे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के A to Z, चाहे सॉल्व हो, एग्जाम्पल में हो, अनसॉल्व हो, पीछे के टेक्स्ट के हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए, तो इनको प्रॉपरली नोटबुक में नोट कर लेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे। क्लियर है? सो इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या खोज हुई, कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, 10th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए आगे, और हायर क्लासेस में भी आता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।